आज हम अध्ययन करेंगे प्रतिधारित अर्जनों की लागत, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग्स। प्राय कंपनियां अपने द्वारा अर्जित समस्त लाभों में से संपूर्ण भाग वितरित ना करके उसका कुछ भाग संगठन के विकास हेतु संचय या जमा के रूप में वितरित रखती है। इसका प्रयोग वित्त की भावी मांग को पूर्ण करने हेतु किया जाता है। इसी से की हुई आय को हम प्रतिधारित आय अर्थात रिटर्न अर्निंग्स कहते हैं। देखिए, प्राय कंपनियां अपने द्वारा अर्जित समस्त लाभों में से संपूर्ण भाग वितरित न कर उसका प्राय कुछ भाग संगठन के विकास हेतु संचय के रूप में रख लेती है। इसका प्रयोग वित्त की भावी मांग को पूर्ण करने हेतु किया जाता है। इसी से हुई आय को हम क्या कहते हैं? प्रतिधारित आय अर्थात रिटर्न अर्निंग। इसे क्या कहते हैं? रिटर्न अर्निंग कहते हैं। वेस्टर्न एंड ब्रिघम के शब्दों में प्रतिधारित अर्जनों की लागत यह पर्याय जिसे कि प्रतिधारित आय पर आधारित विनियोगों पर उपार्जित किया जाना आवश्यक है। प्रत्यय की उस दर के बराबर होती है जो कि विनियोजक अपनी अंश पूंजी पर प्राप्त करने की आशा रखता है। अतः प्रतिधारित अर्जनों पर उतनी आय की आशा करता है जितनी उसके प्राप्त होने पर वैकल्पिक विनियोजन से प्राप्त होने वाली आय से वंचित रहना पड़ता है। यह वंचित या त्यागी गई आय ही प्रतिधारित अर्जनों की लागत है, किंतु इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका समायोजन करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, आयकर हेतु समायोजन। आयकर हेतु समायोजन प्रत्येक अंशधारी को लाभांश
के रूप में प्राप्त आय का आयकर देना होता है। प्रत्येक अंशधारी को लाभांश के रूप में प्राप्त आय का प्रत्येक अंशधारी को लाभांश के रूप में प्राप्त आय का आयकर देना होता है। आयकर यानी टैक्स। जिससे उसके द्वारा विनियोजित की जाने वाली राशि आयकर की राशि से कम हो जाएगी। जिससे उसके द्वारा विनियोजित की जाने वाली राशि आयकर की राशि से कम हो जाएगी, अतः शेष राशि के वैकल्पिक विनियोजन से होने वाली आय ही प्रतिधारित अर्जनों की लागत होगी। कंपनी के विभिन्न अंशधारियों की आय की सीमा भिन्न भिन्न होने के कारण सभी के लिए अनुमानित औसत व्यक्तिगत आयकर दायित्व मानकर ही लागत का अनुमान लगाया जाता है। कंपनी के विभिन्न अंशधारियों की कंपनी में जितने भी अंशधारी होते हैं उनकी आय की सीमा भिन्न भिन्न होने के कारण आय की सीमा भिन्न भिन्न होने के कारण सभी के लिए अनुमानित औसत व्यक्तिगत आयकर दायित्व मानकर ही लागत का अनुमान लगाया जाता है। लागत का अनुमान लगाया जाता है। सेकंड पॉइंट हम लेते हैं, पूंजी लाभ पर कर हेतु समायोजन। पूंजी लाभ पर कर हेतु समायोजन। लाभांश वितरण के परिणाम स्वरूप अंशधारी द्वारा पूर्वाधिकार अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि हो जाती है। लाभांश वितरण के परिणाम स्वरूप अंशधारी द्वारा पूर्वाधिकार अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जिससे अंशधारी को पूंजी लाभ होगा और उसे पूंजी लाभ कर देना होगा। लाभांश वितरण के परिणाम स्वरूप अंशधारी द्वारा पूर्वाधिकार अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होगी। बाजार मूल्य में वृद्धि होगी, जिससे अंशधारी को
अंशधारी को पूंजी लाभ होगा, पूंजी लाभ होगा और उसे पूंजी लाभ पर और उसे पूंजी लाभ पर कर देना होगा। कर देना होगा। अतः इसे बाजार के अंश के बाजार मूल्य में से घटाकर ही पूंजी की लागत ज्ञात की जा सकती है। अतः इसे अंश के बाजार मूल्य में से घटाकर ही पूंजी की लागत ज्ञात की जाती है। ज्ञात की जाएगी। यानी पूंजी लाभ पर कर हेतु समायोजन के लिए लाभांश वितरण के परिणाम स्वरूप, ये क्या है, अंशधारी द्वारा यानी लाभांश वितरण के परिणाम स्वरूप, लाभांश वितरण के परिणाम स्वरूप अंशधारी द्वारा पूर्वाधिकार अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होगी, जिससे अंशधारी को पूंजी लाभ होगा और उसे पूंजी लाभ पर कर देना होगा। टैक्स प्रत्येक पर चुकाया जाता है, अतः इसे भी कर देना होगा। अतः इसे अंश के बाजार मूल्य में से घटाकर ही पूंजी की लागत ज्ञात की जाती है। थर्ड पॉइंट, कमीशन, दलाली आदि हेतु समायोजन। कमीशन, दलाली यानी ब्रोकरेज आदि हेतु समायोजन। लाभांश के विनियोजन पर अंशधारी को कमीशन, दलाली आदि के रूप में वह करना पड़ता है, अतः इस हेतु भी समायोजन किया जाता है। किया जाता है। अब हम प्रतिधारित अर्जनों की लागत की गणना के लिए एक फॉर्मूला लेते हैं। प्रतिधारित लागत की गणना का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, और इसे अपन क्या लिख सकते हैं, के आर, अर्थात कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बराबर डी इंटू 1 माइनस टीपी इंटू 1 माइनस कैपिटल बी अपॉन 1 माइनस टीसी इंटू एमपी मार्केट प्राइस
इंटू ओवरऑल इन मल्टीपल बाय 100, 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगी। अपन डी की जगह अपन यहाँ डी की जगह ई भी लिख सकते हैं। तो देखिए के आर बराबर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैपिटल डी, और इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ई बराबर शेयर होल्डर एक्सपेक्टेड रेट। इसका मतलब क्या होगा, शेयर होल्डर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड और अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। प्रति अंशधारियों के प्रति अंश अपेक्षित लाभांश या लाभांश दर, अंशधारियों की प्रति अंश अपेक्षित यानी एक्सपेक्टेड लाभांश या अर्जन दर, फिर आता है टीपी। टीपी का मतलब क्या है, इनकम टैक्स रेट ऑन पर्सनल इनकम, इनकम टैक्स रेट ऑन पर्सनल इनकम ऑफ शेयर होल्डर्स। ये किसकी होगी, शेयर होल्डर की होगी। अर्थात अंशधारियों की व्यक्तिगत आय पर आयकर, अंशधारियों की व्यक्तिगत आय पर आयकर। आयकर दर कर देना यहाँ। फिर आता है स्मॉल कैपिटल बी। कैपिटल बी बराबर कमीशन एंड ब्रोकरेज, कमीशन एंड ब्रोकरेज पेबल ऑन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अर्थात विनियोजन पर देय, विनियोजन पर देय कमीशन, दलाली आदि, कमीशन दलाली। फिर आता है टीसी। टीसी अंशधारियों की व्यक्तिगत आय पर आयकर, टीसी बराबर पूंजी लाभ पर आयकर की दर, इनकम टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन, इनकम टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन। अर्थात पूंजी लाभ पर आय की दर, पूंजी लाभ पर आय की दर। एमपी बराबर मार्केट प्राइस पर शेयर, एमपी बराबर मार्केट प्राइस पर शेयर। यदि किसी अंशधारी को
आयकर तथा पूंजी, यदि किसी व्यक्ति को आयकर तथा पूंजी लाभ पर कर नहीं देना है, यदि किसी व्यक्ति को आयकर व पूंजी लाभ पर कर नहीं देना पड़ता है, तो उस स्थिति में फॉर्मूले में बदलाव आ जाएगा। क्या आएगा? के आर बराबर, यदि किसी व्यक्ति को आयकर यानी टीपी, और पूंजी लाभ पर कर मतलब टीसी, ये दोनों नहीं देने पड़ते हैं, तब क्या होगा? फॉर्मूले में बदलाव हो जाएगा। फॉर्मूले क्या हो जाएगा? डी इंटू 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस टीसी हट जाएगा, और क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस इंटू 100। उस स्थिति में फॉर्मूला ये होगा, यदि किसी व्यक्ति को आयकर व पूंजी लाभ पर कर नहीं देना पड़ता है, तब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बराबर क्या हो जाएगा? डी इंटू 1 माइनस बी अपॉन एमपी इंटू 100 हो जाएगा।